नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 63 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही आप अपने प्रश्न देते हैं उसके बाद में उन प्रश्नों को चयनित करके रख लिया जाता है और जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाता हूँ। तो यदि आप अपने प्रश्न को पूछना चाहें तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों को दे दीजिए। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, आपके ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। वार्षिक राशिफल 2024, मासिक राशिफल की प्लेलिस्ट और साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हुआ है वो प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है, इस विषय पर हमारे इस चैनल पर काफी पहले चर्चा की जा चुकी है, जिसका लिंक आपको वर्तमान समय में आई कार्ड पर देखने में मिल रहा है। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो जाकर के एक बार आप अवश्य चेक कर लीजिएगा। आप जान सकते हैं कि मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों से लेकर के मीन लग्न मीन राशि के जातकों तक के लिए वर्ष 2024 कैसा जाने वाला है, उनका ये माह 2024 का कैसा जाने वाला है, साथ ही साथ जो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है वो आपके लिए क्या लाभ और क्या हानि लेकर के आ रहा है, किन जातकों का विवाह इस वर्ष होने वाला है और किन का नहीं होने वाला है, किन को संतान उत्पत्ति होने वाली है और किन को नहीं होने वाली है, इन सभी विषय पर हमारी चर्चा की जा चुकी है। तो जाकर के इस कार्यक्रम को देखने के बाद में अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ में क्या उपाय आपको करने चाहिए ताकि आप अपने इस वर्ष को देव गुरु बृहस्पति के गोचर परिवर्तन को और श्रेष्ठ बना सकें और किन सावधानियों को रख के आप इन परेशानियों से बच सकें। तो कार्यक्रम को देखने के बाद में जाकर के इन वीडियोज को अवश्य ही अपने लग्न एवं अपनी राशि के आधार पर देख लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये अर्जुन शुक्ला जी का है। इन्होंने लिखा है कि मेरी जन्म कुंडली में शुक्र गुरु से दृष्ट है। शुक्र 6th भाव में मिथुन राशि में है और गुरु 12th भाव में धनु राशि में है। मतलब मकर लगन की आपकी जन्म कुंडली है। मकर लगन की जन्म कुंडली में आपके पंचमेश और दशमेश बने हुए शुक्र जन्म कुंडली के 6th भाव में बैठ करके गुरु की दृष्टि से दृष्ट हुए हैं। तो वैसे तो देखिए कुछ मामलों में परेशानियां भी हैं तो कुछ मामलों में फायदा भी दिखाई पड़ता है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता को प्रदर्शित करता है, संघर्ष के बाद में सफलताओं को प्रदर्शित करता है। शुक्र पर गुरु की दृष्टि का होना शुक्र जन्य दोषों को कम करता है। बस आपको ध्यान रखना है अपने शुगर इनटेक का। यदि आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो आपको भी होने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, परंतु जन्म कुंडली में यदि शुक्र पर गुरु की दृष्टि है तो इसको अच्छा माना जाता है। अब त्रिक भावों में बन रही है तो कहीं ना कहीं त्रिक भाव से संबंधित जो बुरे प्रभाव हैं, जो बुरे परिणाम हैं, उनमें काफी हद तक कमी देखने में मिल जाएगी। कई बार 6th भाव में बैठे हुए शुक्र जातक को अपव्यय करने पर, अपने सुख सुविधाओं पर अपव्यय करने पर मजबूर करते हैं। तो इस परेशानी को कम करने के लिए देवगुरु बृहस्पति जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं जो कि आपके व्यय को नियंत्रित कर देंगे। तो आपके शुक्र पर गुरु की दृष्टि का पड़ना कई मामलों में अच्छा माना जाएगा। मिथुन राशि में यदि शुक्र हो तो उनको बल तो मिलता है, परंतु कई बार ऐसा व्यक्ति चरित्र से कमजोर हो जाता है, स्पेशली जब वो त्रिक भाव में हो। तब 6th में मिथुन के शुक्र पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं आपके चरित्र को भी नियंत्रित करने का कारण बनेगी। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन को अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि जो बुराइयां उत्पन्न हो रही थी उन बुराइयों में गुरु की दृष्टि कमी ही लाती हुई दिखा रही है। अगला प्रश्न है अरिजीत तिवारी जी का। इन्होंने लिखा है कि सर पुष्कर नवमांश के बारे में थोड़ा बताएं। अगर लग्न बुध गुरु शुक्र एंड चंद्रमा पुष्कर नवमांश में हो तो कैसा फल मिलता है। देखिए पुष्कर नवमांश एक प्लैनेट की कंडीशन होती है, वो विभिन्न तत्वों की राशि के आधार पर एक स्पेसिफिक अंश पर ग्रहों के होने से उनको पुष्कर नवमांश की श्रेणी में रखा जाता है। पुष्कर नवमांश में बैठा हुआ ग्रह बलवान होता है, भले ही वो अंश बल से कमजोर हो, अवस्था में वो वृद्ध हो जाए, लेकिन उसके बाद भी वो ग्रह या मृत भी हो जाए, उसके बाद भी वो ग्रह यदि पुष्कर नवमांश में है
तो कहीं ना कहीं उसको बल मिलता है और वो ग्रह शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य होता है, पहली चीज। यदि पुष्कर नवमांश के विषय में आप समझना चाहते हैं तो और भी लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो इस पर एक अलग से वीडियो लाना होगा कि किस तरह से पुष्कर नवमांश को देखा जाता है और निकाला जाता है। फलकथन के पॉइंट ऑफ व्यू से पुष्कर नवमांश में बैठा हुआ ग्रह श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदाता ही बनता है। अब आपने पूछा है कि अगर लग्न बुध मतलब लग्नेश होंगे, बुध गुरु शुक्र और चंद्रमा पुष्कर नवमांश में हो तो कैसा फल मिलता है। तो सीधी सी बात है, बुध गुरु शुक्र चंद्रमा ये सभी ग्रह जो है ये अपने से संबंधित जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों से संबंधित आपको शुभ परिणाम देखने में मिलेंगे जब भी इनकी दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी। साथ ही साथ इन ग्रहों से संबंधित जो कारकत्व हैं उनका भी लाभ आपको देखने में मिलेगा। यानी कि अगर जैसे बुध बली है तो वाणी का साथ आपको मिलेगा, गुरु आपको आपके ज्ञान का साथ मिलेगा, शुक्र आपको दाम्पत्य का सुख देने के लिए काम करेंगे, चंद्रमा आपको मानसिक शांति देने के लिए जाने जाएंगे। तो हालांकि इन ग्रहों की स्थितियों को भी देखना होगा, लेकिन यदि ये पुष्कर नवमांश में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये बलवान है और अगर इनमें किसी तरह का दुर्योग भी लग रहा है तो उस दुर्योग में भी काफी हद तक कमी इनके पुष्कर नवमांश में होने के चलते आ जाएगी। यदि आप लोग कहेंगे तो पुष्कर नवमांश पे मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, तब जाकर के आपको ये टॉपिक प्रॉपरली समझ में आ सकेगा। बीना शर्मा जी ने अगला प्रश्न किया है, लग्न कुंडली महत्वपूर्ण है या चलित कुंडली। जी दोनों की ही महत्वता अपनी अपनी जगह है। ये तो फिर आप वैसे ही बात कर रहे हैं ना कि दिन की महत्वता है या रात की। दिन ना हो तो भी काम नहीं चलेगा, आपको रात रात दे दी जाए, और अगर आप रात ना हो आपको दिन दिन दे दिया जाए तो भी काम नहीं चलेगा। ये ठीक वैसे ही है। लग्न कुंडली जब आपका जन्म हो रहा था उस समय पर आकाश की तस्वीर ले ली गई है कि किस राशि में कौन सा ग्रह है, वो आपकी लग्न कुंडली है। कई बार क्या होता है कि ग्रह संधि काल में होता है, लग्न संधि काल में होती है, तो चलित कुंडली में ग्रह किसी दूसरी राशि का फल देने लग जाते हैं, तो आपको वहां पर जाकर के देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल सिंह लग्न की जन्म कुंडली है और सूर्य आपको नवम भाव में दिखाई दे रहे हैं। सूर्य यदि नवम भाव में दिखाई दे रहे हैं तो आप मान के चल रहे थे कि सूर्य उच्च राशि में है, तो वो उच्च राशि में तो है परंतु वो भाग्य का फल नहीं दे रहे। आपने चलित में जाकर के देखा कि वो अष्टम में बैठे हैं। तो जो लग्नेश का भाग्य भाव में जाने के चलते जो आपको भाग्य का साथ मिलना चाहिए था, भाग्य आपसे 4 कदम आगे चलना चाहिए था, वो अब नहीं चलेगा क्योंकि चलित में सूर्य अष्टम का फल दे रहे हैं। परंतु जो सूर्य की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही थी वो तृतीय भाव पर ही सूर्य की दृष्टि मानी जाएगी। तो लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों को ही देखना होता है क्योंकि दृष्टि का प्रभाव आप लग्न से लेंगे, अब ग्रह कहाँ बैठा है, कहाँ का फल दे रहा है, उसका प्रभाव आपको चलित से लेना होता है। तो दोनों के बिना ही प्रिडिक्शंस अधूरी हैं। अगर आप दोनों को नहीं देखेंगे तो आप हाफ प्रिडिक्शन, आधी ही प्रिडिक्शन दे पाएंगे। इसीलिए दोनों की ही महत्वता है और हम बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सी कुंडली ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों ही चार्ट्स अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है और एक श्रेष्ठ ज्योतिषी वही होता है जो इन सभी मेजर चार्ट्स को एक बार देख ले उसके बाद में ही फल कथन करे। तो दोनों की ही महत्वता बहुत ज्यादा है। अगला प्रश्न भी इन्हीं का है। इन्होंने लिखा है कि मेष लग्न की कुंडली यदि किसी लड़की की है तो उसका विवाह क्या शुक्र की दशा या अंतरदशा में ही करना चाहिए। देखिए विवाह करने या कराने वाले आप कौन होते हैं, सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है। जिस समय पर लिखा होता है विवाह उसी समय पर होता है। अब रही बात मेष लग्न में सप्तमेश बनते हैं शुक्र। अब यदि आप शुक्र की ही महादशा का वेट करेंगे और उदाहरण पर मान लीजिए कि जिस भी लड़की की आप बात कर रहे हो उस लड़की का जन्म ही सूर्य की महादशा में हुआ है। अब सूर्य की महादशा में यदि जन्म हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में शुक्र की महादशा उस जातिका को देखने में मिल पाएगी क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु इस तरह से क्रम बढ़ता चला जाएगा। शनि, बुध, केतु, फिर शुक्र आएंगे, तो वो कब आएंगे जाकर के, तब तक तो जीवन ही समाप्त होने का समय आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। यदि हम अंतरदशा की बात करते हैं तो हाँ बिल्कुल, किसी भी ग्रह की महादशा में जब सप्तमेश की अंतरदशा आती है तो उस समय पर विवाह होने की प्रबलतम संभावनाएं बनती हैं यदि उस जातक या जातिका का देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग विवाह का समय चल रहा हो। तो उदाहरण के तौर पर यदि किसी 10 साल के बच्चे की जन्म कुंडली में सप्तमेश की दशा या अंतरदशा आ जाएगी तो उसका विवाह नहीं हो सकेगा क्योंकि देश काल और परिस्थिति के अनुसार 10 वर्ष की जो आयु है, 10 वर्ष की जो उम्र है वो विवाह की उम्र नहीं होती है। परंतु हाँ, यदि 20 से 40 साल के बीच में, 20 से 40 वर्ष की उम्र के बीच में यदि सप्तमेश की दशा या अंतरदशा आती है तो उस समय पर उस जातक के विवाह होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होंगी। 99% पॉसिबिलिटीज वहां पर दिखाई पड़ती हैं। तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये अलग बात है, हाँ, परंतु ये सप्तमेश की दशा या अंतरदशा है तो वहां पर विवाह होता हुआ देखा जाता है। सप्तमेश की दशा अंतरदशा में ही विवाह के योगों की गणना की जाती है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों का
सिलेक्शन दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 63 के लिए किया गया था और इतने ही प्रश्नों को लेकर के आज सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके प्रश्न को दी एस्ट्रोलॉजी शो में सम्मिलित किया जाए तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।